चलिए दोस्तों, तो हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ये डिस्कशन रिगार्डिंग टू वैल्यूएशन के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी कस्टम्स के मार्क्स आपको एलोकेटेड है, जिसमें से 6 मार्क के लिए ये आ जाता है। एंड अगर मैं लगभग कहूँ तो पूरा बाकी पूरा कस्टम एक जगह 5 से 6 मार्क के लिए एमसीक्यू छोड़ के, और कस्टम्स वैल्यूएशन जो है आपको यहाँ पे 5 से 6 मार्क्स का आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन का। आई होप आपको मैंने कहा था कि एक बार चैप्टर पढ़ना, हो सके तो इसके क्वेश्चंस भी सेल्फ करने की कोशिश करना, और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ओके, ये क्वेश्चन या स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने दिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैंने कवर किए, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है, ओके, आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हो गए न्यूमेरिकल, उसमें से कम यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा सॉल्व करना, और दोनों अप्रोच वाले। ओके, अप्रोच 2 वाले अगर देखा जाए, जो नॉर्मल अप्रोच है उसमें एटलीस्ट और यहाँ पे 4 to 5 सॉल्व करना, और अप्रोच 1 वाला 1 to 2 यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे हमारे डिस्कशन की। आर यू रेडी? यस और नो? चलिए, ये चैप्टर का इंडेक्स देखा जाए तो मैंने हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे, हाँ, ओके, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चंस एंड एक्सेट्रा। और मैं आपको ये बता दूं कि आईसीएआई मेटल के भी क्वेश्चंस जो लगभग इसमें है, आप आपके चैप्टर का आईसीएआई मेटल का एंड भी देखो तो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की, और ये चैप्टर जो है यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डन? हाँ, कुछ क्वेश्चन कुछ अलग है, यानी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कभी कभी क्या हो जाता है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो गए पर स्पेसिफिक वो एरिया नहीं हुआ, ओके, जो एक स्पेशल सिचुएशन है, लेकिन हम हमारे कॉन्सेप्ट के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, डन, आ जाइए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगर ये पहला क्वेश्चन अगर हम ले, अगर हम पहला क्वेश्चन ले तो ये जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे, देखिए थोड़ा केस स्टडी ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? यूनिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम यूरेका इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, न्यू जर्सी, फॉर डाइंग द फैब्रिक्स। ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन वॉज सेटल्ड एज $25,000। Machine was shipped on 10th of Feb. Okay. Meanwhile, Unical textile industry negotiated for reduction in price. As a result, Eureka Engineering Works INC agreed to reduce price by 4250 and send the revised price $20,750 on 15th of Feb, okay, 20XX. The machine was arrived in India on 18th of Feb. The Commissioner of Customs decided to take original price, that is $25,000, okay, as the transaction value of goods, on the ground that price is reduced only after the goods have been shipped. Do you agree to the stand taken by Commissioner? Give the reason for your support. Okay, अभी अगर आप देखते हो तो जब गुड्स वहाँ से निकला, ओके, जब गुड्स वहाँ से निकला, ओके, तो वो केस में जहाँ तक देखा जाए 10th of Feb को जब वहाँ से गुड्स निकला तो प्राइस जो थी तब $25,000 थी, पर गुड्स ट्रांजिट में था, और ट्रांजिट में रिक्वेस्ट की गई कि भाई प्राइस कम कर दिया जाए। तो प्राइस जो है यहाँ पे, ओके, यूरेका इंजीनियरिंग एग्री टू रिड्यूस द प्राइस बाय 4250। ओके, अब रिड्यूस द प्राइस बाय 4250 का मतलब क्या हुआ? ओके, मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वो प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं बाय 4250। मैंने 25,000 माइनस 4250 अगर देखें तो, ओके, प्राइस इफेक्टिवली 2750 यहाँ पे अराइव होगी।
और 15th ऑफ फेब को वो एग्री कर लिया गया। ओके, कन्वेंस 18th ऑफ फेब को इंडिया में अराइव हुआ। ओके 18th ऑफ फेब को। व्हाट इज द इशू फॉर डिस्कशन? हमारा इशू क्या है डिस्कशन को? इशू ये है कि हमने $25,000 प्राइस लेना चाहिए या हमारी निगोशिएटेड प्राइस, और निगोशिएटेड प्राइस यहाँ पे ओके जो 20,750 है तो 20,750 लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में तो क्या आएगा कि भाई सर निगोशिएटेड प्राइस ले लेंगे, ये ले लेंगे, बिल्कुल ये ले लेंगे निगोशिएटेड प्राइस, लेकिन ओके सेक्शन 14 और सेक्शन 14(1) में यहाँ रेफर करना चाहूँगा, जाओ सेक्शन 14 पे। अगर ये चैप्टर का तीसरा चौथा पेज होगा, रेगुलर बुक आपके पास होगी, रेगुलर बुक रखो सामने, अगर रेगुलर बुक आपके पास होगी तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है ओके ट्रांजेक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ओके पेड और पेबल, आप ये ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो। ओके और ये ट्रांजेक्शन वैल्यू कब की लो? एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, एट द टाइम, यानी ये प्राइस। अब देखो ये वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस आ जाता है, अगर आप सेक्शन 14(1) में होगे और ट्रांजेक्शन वैल्यू में होगे तो अब आपको समझेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, ओके फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड इंपोर्टेशन, एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ओके प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तो देखो और हम डेप्थ में चले गए, और डेप्थ में चले गए मतलब क्या? ओके इंपोर्टेशन के टाइम पे जो प्राइस होगी, अब देखो इसको और इनसाइट लेंगे, इंपोर्टेशन के टाइम पे जो एक्चुअल प्राइस होगी वो लेंगे। और इंपोर्टेशन मतलब क्या? इंपोर्टेशन मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, bringing into India from a place India from a place outside India, from a place outside India। ये इंपोर्टेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी। मतलब क्या हुआ? मतलब एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन क्या प्राइस होगी, तो जब वो इंडिया में आया और वहाँ तब एक्चुअली पेड और पेबल क्या था, मतलब जब उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, देखो और कॉन्सेप्ट की इनसाइट और डेप्थ बढ़ा, डेप्थ बढ़ा। और ओके जब उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते वक्त ओके क्योंकि इंपोर्टेशन मतलब क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर, उस वक्त व्हाट द एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल, ओके $20,750, और ये ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई। ये तो डिस्कशन हुआ, ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई। अब स्टेज नंबर 2 क्या होती है? स्टेज नंबर 2 होता है कि आपका प्रेजेंटेशन। सो दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन ये केस स्टडी में कैसा आना चाहिए? ओके तो प्रेजेंटेशन करते वक्त आपका ओके आप पहले लिख सकते हो नो कमिश्नर अप्रोच इज नॉट करेक्ट इन लॉ, या ये आखिरी में कंक्लूडिंग लाइन भी लिख सकते हो। ओके पर इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने पहले लिख दिया कि नो okay the answer given by the commissioner action taken by the commissioner is not correct और approach is not correct, इसका मतलब जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसको आपका आंसर पहले लाइन में मिल गया, पहले लाइन में मिल गया मतलब आपके मार्क्स अब जो है ओके आधे तो पक्के हो गए, आधे नहीं तो 5 मार्क की केस स्टडी होगी तो 2 मार्क तो पक्के हो गए कि उसने। अब वो रीजन देखेगा, रीजन में यहाँ पे मैं 3 इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, लीगल प्रोविजन, लॉ क्या कहता है, हम डिस्कस क्या करेंगे, और आखिरी में कंक्लूड क्या करेंगे। तो क्या सर ये टाइटल हम एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हो, मतलब लीगल प्रोविजन, डिस्कशन और कंक्लूजन, ये टाइटल डेफिनेटली आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ऐसे केस में लीगल प्रोविजन में अब मैं क्या लिखूं सर? लीगल प्रोविजन में आपको सेक्शन 14 और ये जो वर्ड है इस वर्ड पे मार्क्स रखे उन्होंने, उनको एक वर्ड चाहिए प्राइस पे एक्चुअली पेड और पेबल, और ये वर्ड चाहिए एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। भाई साहब ओके ये वर्ड अगर आप लिखोगे, इसलिए मैंने सेक्शन 14 कहा था कि 5 बार लिख के देखना, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर केस स्टडी आती है। तो ओके भाई साहब मैं आपको ये बता दूं ओके ये 2 टर्म चाहिए, आपके ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक क्या है वो सब बाद में, मुझे अगर ये 2 टर्म इसमें दिख गई दैट्स ऑल, आपको मार्क्स पक्के हो गए। ओके अब एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन क्या बोला? तो एक केस थी जो ओके पहले चैप्टर में ओके देखी थी हमने, चलो ये रिवाइज भी हो रही है, गार्डन सिल्क लिमिटेड, ये ओके गार्डन सिल्क लिमिटेड वर्सेस यूओआई एंड केस नंबर, ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके आपने ये भी लिख दिया कि एट कोर्ट ऑब्जर्व बाय गार्डन ओके इन गार्डन सिल्क लिमिटेड, दैट्स इनफ। ओके इतना भी लिख दिया तो इनफ हो जाएगा। इंपोर्टेशन गेट्स कंप्लीट ओनली व्हेन इट बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, यानी इंपोर्टेशन कब कंप्लीट होता है? ओके जब वो इंडिया का पार्ट बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन व्हाट द एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल, ओके दैट एक्चुअल प्राइस ओके यहाँ पे कंसिडर होगा। तो डिस्कशन में प्राइस of the goods was reduced price as they were in transit, ओके यानी जब टेरिटोरियल वाटर में आया, इंडियन कंट्री का पार्ट बना, ओके तब तक जो है जहां तक देखा जाए उसकी प्राइस रिड्यूस हो चुकी थी, इसलिए रिड्यूस प्राइस ही यानी $20,000, 20,000 क्या अमाउंट है? $20,750, ये उसकी प्राइस ली जाएगी। बॉस मुझे ये बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, आरटीबी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मार्क्स क्यों छोड़ना? हाँ यहाँ थोड़ी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते वक्त आपको ओके अपने आप को समझाना है कि हाँ मुझे ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है। ओके वर्ड टू वर्ड नहीं भी आया पर आपके पॉइंट्स अरेंज हो गए, मोर देन इनफ। तो इस तरह से बेटा ये हमारा पहला केस स्टडी हुआ। ओके समझा क्या? समझा बोला? ओके समझा होगा तो 1 टाइप करो।
सेकंड केस स्टडी पे आओ. An importer entered into a contract for supply of crude sunflower seed oil US dollar, okay, 435 CIF metric per ton. Price CIF दी है और CIF metric per ton दिया है. Under contract consignment was shipped in the month of July. जुलाई में जो है वो आया. The period was extended by mutual agreement and goods were shipped on 5th of August. Consignment expected 5th August at old price. In meanwhile, the international prices has gone up due to volatility market and other import during the month of August were highest prices. Department sought to increase the assessable value on the basis of higher prices as contemporaneous import. Contemporaneous import का मतलब अभी भी लिखना हो तो लिख देना. इसके पहले भी हमारे डिस्कशन में ये वर्ड आया था जब हमने रेगुलर क्लास में डिस्कशन इसको किया था. कंटेम्परेनियस इंपोर्ट यानी क्या? कंटेम्परेनियस इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर है और वो है कि मार्केट प्राइस आइडेंटिकल सिमिलर, ओके, दैट इज आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स पे उसने वैल्यूएशन कर रहा है. डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट इन लॉ विथ रेफरेंस टू डिसाइडेड केस लॉ. ओके, तो अब मैं आपको ये कहूँ क्या, ओके, यहाँ पे जब भी मेरा क्वेश्चन है आप पढ़ोगे, अभी तो आप कस्टम्स का पढ़ रहे हो, ओके, या फिर जीएसटी हो गया होगा आपका तो आप कस्टम पढ़ोगे, कस्टम हो गया होगा तो बाद में जीएसटी पढ़ोगे, व्हाट योर इट में भी, ओके. तो यहाँ ये पढ़ते वक्त ना थोड़ा रेगुलर बुक से कनेक्ट हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद फिर क्या करना, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 रेगुलर बुक में थोड़ा कनेक्ट हो जाना, स्टेप नंबर 2 आंसर रीड करना. हाँ मैं कह रहा हूँ आंसर रीड करना, ओके. फिर आंसर रीड करने के बाद स्टेप नंबर 3, ओके, आंसर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आने चाहिए, वो एक स्टिकी नोट्स पे लिख के यहाँ अटैच कर देना. फिर स्टेप नंबर 4 फिर उसको अरेंज करना अपने मेमोरी में और स्टेप नंबर 5 टाइम मिले तो ये पॉइंट्स लिख के देख लेना. ओके भाई साहब, ओके, कुछ स्टेप्स है और इस स्टेप्स में अगर आप पढ़ाई करो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा. ओके, तो ऐसे केस में अगर हमने कहाँ पढ़ा था, ये चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ. रेगुलर बुक ओपन करो अगर आपके पास है. सेक्शन 14 का रेफरेंस क्या है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल. ओके, हर चीज़ पढ़ाई हुई है और ऐसा ही मेरा जीएसटी में कस्टमर्स दोनों में रहेगा. ओके, क्या कि मैं हर पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने कवर किया हुआ है जो आपको केस स्टडी में आया है. अब प्रेजेंटेशन आपका मामला है, ओके, किस तरह से करना है जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ. तो दोस्तों हाँ, तो चलिए दोस्तों आ जाइए. प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और ये प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में एक टेबल हमने देखा था. ओके, अगर सेक्शन 14 के एक पेज 2 पेज आगे जाते हो तो आपको एक टेबल मिलेगा प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल. तब मैंने आपको उस टेबल में दिया था लिस्ट प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस कितनी है. ओके, इंटरनेशनल मार्केट में आइडेंटिकल गुड्स की प्राइस बढ़ गई. ओके, मैंने ये कहा था कि आइडेंटिकल गुड्स की प्राइस बढ़ी हो, अदर प्राइस बढ़ी हो, तभी आपको वैल्यू लेना है. ओके, पर आपको वैल्यू लेना है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल. ओके, तो इवन दो देखो उसमें एक सिचुएशन कवर किया है मैंने, ओके, कि भाई आइडेंटिकल गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, मार्केट प्राइसेस बढ़ गए, हमारा कंसाइनमेंट लेट आया. ओके, वो कुछ भी हो, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल वही लिया जाएगा. तो ऐसे केस में कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट, अब ये भी लिखने का तरीका देखो, जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन, या पॉइंट वाइज मैनर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, कंटेंशन डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट इन लॉ. द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस आर सिमिलर टू विशाखापट्टनम अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड. ओके, तो आप इतना मत लिखो, आपने अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड पार्टी का नाम लिख दिया तो भी चलेगा. सर हमें अगर टाइम पे याद नहीं आए तो अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, तो आप अपने जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर भी लिख सकते हो. केसेस के नाम ओके याद आते हैं तो ठीक, नहीं याद आते तो डोंट वरी, मार्क्स मिलते हैं. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अ सप्लाई ऑफ क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल डॉलर 435 CR battery could not be performed on time. Extension of time for shipment was agreed by the contracting party. Okay. उसके बाद में Supreme Court pointed out that commodity involved had volatile fluctuation in its price in international market, but having delayed the shipment, supply did not increase the price of the commodity even after increase in the price of international market. Further, no allegation regarding to supplier and importer being in collusion. The appeal was allowed in favor of assessee and contract price was accepted. Okay, यहाँ पे देखिएगा, contract price was accepted. Okay, accepted as a transaction value. अब देखिए, जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे तो ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमें याद नहीं आए, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. अब आपने आंसर पढ़ लिया तो इस पे आप एनालिसिस करो कि हाँ ओके, मुझे पहला पॉइंट लिखना है, ऐसे साइड में पूरा वर्ड टू वर्ड कभी नहीं लिख के देखना, जितना टाइम भी नहीं है. मुझे क्या पॉइंट्स कवर करने हैं तो पहले रीड कर लेना,
फिर ओके मैंने ये ओके मुझे ये पॉइंट कवर करना है कि ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद केस स्टडी ये लिखना, केस स्टडी याद आई तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके। तीसरा जो है यहाँ पे जो है आपको सुप्रीम कोर्ट, ये 2 पैरा के केस में आप 2 लाइन में कंक्लूड करना है, और 2 लाइन में कंक्लूड करना है कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इतनी थी एंड उसके बाद में सेलर ने प्राइस इंक्रीज नहीं की, दैट्स ऑल। ओके एंड एज पर लॉ ओके वैल्यू शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होता है, हेंस लास्ट में कंक्लूजन। तो आपको इस तरह से इसको अरेंज करना है तो डेफिनेटली जो है ओके यहाँ मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए तो ये समझा होगा तो बताइए ये समझ में आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन कैन ट्रांजैक्शन वैल्यू बी एक्सेप्टेड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962? एंड कस्टम वैल्यूएशन रूल इफ बायर एंड सेलर आर रिलेटेड पर्सन राइट अ ब्रीफ नोट। कौन सी ऐसी केसेस है जहां रिलेटेड पार्टी होने के बाद भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी? चलो स्टेप नंबर 1, बुक में जाओ, अपने रेगुलर बुक में आप ओपन करो रूल 3.2 दिखेगा आपको, रूल 3 दिखेगा। रूल 3 पे आप, रूल 3 में ओके हम मैंने पढ़ाया हुआ है रूल 3 में कौन सी ऐसी केसेस है जहां टीवी एक्सेप्ट होगी। ओके सडनली याद करने की कोशिश मत करो, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सडनली याद करने की कोशिश मत करो, नहीं तो डर जाओगे सब्जेक्ट से। ओके पहले मैपिंग जो दिमाग में की है उसके सर्किट ज्वाइन करो, मेमोरी सर्किट कनेक्ट करो, देखो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आए सभी रूल 3 पे आ गए? चलो ओके रूल 3 पे आगे हो गए तो अब रूल 3 में रिलेटेड 3.2 की लास्ट कंडीशन है, मैपिंग करो 3.2 की लास्ट कंडीशन है, अगर हुआ होगा तो यस बोलो, हुआ होगा तो यस करो। ओके आपकी मैपिंग हो गई, 3.2 लास्ट कंडीशन है, डन हुआ। ओके अब 3.2 में रिलेटेड अगर होते हैं तो टीवी रिजेक्ट होती है, पर उसके नीचे रूल 3.3 दिया है, दिखा सभी को रूल 3.3? ओके तो रूल 3.3 अब देखो आपकी मैपिंग होगी, अब आंसर इजी हो गया, मैपिंग हो गई तो आंसर इजी हो गया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ स्टूडेंट से हो जाती है कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ओके इमीडिएट याद करने की कोशिश करते हैं और इमीडिएट याद करके मेमोरी रिकॉल नहीं करती है जब तक आप मैपिंग नहीं करते हो। ओके मैपिंग हो गया सबका। अब देखो रूल 3.3 अब याद आ जाएगा आपको, तो रूल 3.3 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल्स provide for acceptance of transaction value of sale between related person provided okay examination of circumstances reveal that okay relationship does not influence the price, okay did not influence the price, या importer demonstrate that his value उसकी जो वैल्यू है okay वो आइडेंटिकल और गुड्स या सिमिलर गुड्स की ट्रांजेक्शन वैल्यू या डिडक्टिव वैल्यू या कॉम्पिटेड वैल्यू है। ओके बात खत्म, मिल गए मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। बेटा मैं जो स्टेप बता रहा हूँ इजी हो रहा है आपको याद करने को, यस और नो प्लीज बताओ, याद करने को ओके इजी हो रहा है आपको? वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसके बाद में नेक्स्ट examine the validity of following statement with reference to customs act 1962 giving brief reasons okay आपको वैलिडिटी एग्जामिन करनी है एज पर कस्टम्स एक्ट। पहला सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट आर नॉट इंक्लूडेबल इन असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, सच एजेंट इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम फॉरेन सेलर एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल सच गुड्स विद बायर इन इंडिया एंड हाई सी सेल। भाई कैनलाइजिंग एजेंट के चार्जेस ऐड हो गए कि नहीं हो गए? स्टेप नंबर 1 भाई हमने लॉ पढ़ा। ओके एकदम ऐसा अंधेरे में आंसर मत दो, प्लीज प्लीज अंधेरे में आंसर मत दो। ओके अब आपके साथ क्या फील हुआ, अरे यार ये पढ़ा तो है, क्या ऐड होगा कि क्या होगा नहीं होगा? ओके आ जाओ स्टेप बाय स्टेप, अंधेरे में आंसर मत दो। क्वेश्चन है कि सर्विस चार्जेस जो कैनलाइजिंग एजेंट के है वो ऐड हो गए कि नहीं हो गए रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट करके सेल किया गया। तो आप जाइए अब यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस ऐड हो गए कि नहीं हो गए? रूल 10 पे जाओ, जो रूल 10 वाला चार्ट है 10.1 वाला, आगे आप सभी वहां पे हाँ मैपिंग करो, कनेक्ट करो, याद करने की कोशिश मत करो, कनेक्ट करो पहले। 10.1 में आ गए। अब 10.1 में जो चार्ट था उसमें 10.1 ए में आ जाओ, एजेंट वाला मतलब कमीशन वाला 10.1 ए में आएगा। अब एजेंट ओके इतना तो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है तो जाओ फिर, ओके कुछ नहीं हो सकता आपका। तो एजेंट वाला मतलब कमीशन वाला, आगे आप सभी वहां पे ओके आगे। अब 10.1 ए में क्या बोला गया है कि सारा कमीशन और ब्रोकरेज इनकर्ड बाय द बायर वो ऐड होगा एक्सेप्ट बाइंग कमीशन।
और फिर नीचे मैंने एक नोट लिखा के दी, मेरे नोट्स में सब है, मेरे नोट्स में सब है। आपको नीचे नोट दिखती होगी तो लोकल एजेंट, कैनलाइजिंग एजेंसी वगैरह ऐड होगा। ओके, दिखा सबको, दिखा होगा तो यस एन टाइप करो, नोट दिखिए आपको नीचे, एन टाइप करो। ओके, तो सवाल क्या है? सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग आर नॉट इंक्लूडेबल। भाई नॉट इंक्लूडेबल स्टेटमेंट तो इनवैलिड है। ओके, स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो इंक्लूड होगा। ओके, और ये जो है, since the canalizing agent is not agent of importer nor represent the importer abroad, purchase a bulk by canalizing agency from foreign seller and subsequent sale by to Indian importer on high CCL basis are independent to each other। मतलब क्या, मतलब वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा भाई, वो बाइंग एजेंट नहीं है। ओके, वो इंडिपेंडेंट सर्विस दे रहा है। और ओके, सो हेंस कमीशन और सर्विस चार्जेस पेड बाय कैनलाइजिंग एजेंट आर इंक्लूडेबल इन असेसेबल वैल्यू। एक केस थी हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड, केस लिखोगे अच्छी बात। ओके, ये ईयर वर्सेस कौन है, कुछ कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम लिखो, हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड ऑब्जर्व बाय द कोर्ट। लेकिन नहीं भी याद आता है तो डोंट वरी, लेकिन इस तरह से कनेक्शन लगाओ। आप खुद भी लिख सकते हो कि ऑल कमीशन और ब्रोकरेज आर इंक्लूडेबल एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, कैनलाइजिंग एजेंट इज नॉट बाइंग कमीशन। ओके, एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स। अगर आपको केसेस याद नहीं आती है, पर आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो अपने अच्छे से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। फिर वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों ना हो, वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इजी हो गया। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है? चार्जेस फॉर वेंडर इंस्पेक्शन ऑन सेकंड हैंड गुड्स कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर ऑन हिज ओन। अब देखो देखो, अगर आपको एक प्रॉब्लम याद होगा तो वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम में आया था वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस। कहाँ आया था वो भी बता देता हूँ। देखो, रूल 10.2 पे आते हो, रूल 10.2 के बाद 3 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाए थे। ओके, अलग अलग अप्रोच से। रूल 10.2 के बाद 3 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाए थे अलग अलग अप्रोच से। तो वो जो 3 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाए थे उसमें का तीसरा प्रॉब्लम देखना। अब ये वेंडर इंस्पेक्शन प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आया ये, ओके, यहाँ पे एग्जाम में भी पूछा गया, केस स्टडी फॉर्म में। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो रूल 10.2 के बाद, ओके, तो वहां पे एक एडजस्टमेंट दे दी वेंडर इंस्पेक्शन की। तो क्वेश्चन पूछने की स्टाइल कैसी होती है, कभी कभी केस स्टडी फॉर्म में पूछते हैं और कभी कभी उसको न्यूमेरिकल में डाल के पूछ लेते हैं। देखते हैं कि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। तो मैंने वहां पे क्या लिखवा के दिया, पढ़ो। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई ओके पढ़ा होगा तो वो क्या लिखवा के दिया मैंने वहां पे, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस की नोट्स क्या लिखवा के दिया है। मैंने आपको ये लिखवा के दिया कि 10(1)(e) में, ओके, वही ऐड होते हैं जो पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल। ओके, तो अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट करो। वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करना है, ऐड करना है तो हम रूल 10(1) या 10(2) के बाहर नहीं जाएंगे। चलो आ जाओ रूल 10(1) पे। ओके, रूल 10(1) पे आ जाओ। रूल 10(1) पे आ जाते हो तो वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस 10(1)(a) में, बी में, सी में, डी में ऐड नहीं होंगे, ई में ही आएंगे। ओके, एनी अदर पेमेंट, अगर वो कंडीशन ऑफ सेल है तो वो ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो फॉरेन सप्लायर ने खुद किया और नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट। ओके, नॉट रिक्वायर्ड गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट, तो ऐसे केस में वो आर नॉट इंक्लूडेबल इन असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट, 100% वैलिड। अब एग्जामिनर क्या चेक करेगा? एग्जामिनर देखेगा रूल 10(1)(e) ने किसी ने लिखा है क्या 10(1)(e) ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ये भी लिख दिया तो चलेगा। अगर किसी ने 10(1)(e) कोड कर दिया तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको चलो 10(1)(e) याद नहीं आया तो एज पर रूल 10(1) भी लिख दिया तो भी अच्छी बात है। ओके, पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने चाहिए। चलो एक बार का रूल नहीं दिया, पर जो एग्जामिनर है उसको दिख गया कि आपने वर्डिंग्स बहुत क्लियर अच्छे से लिखे तो मार्क्स आपको दे देगा। मतलब सॉरी, मतलब क्या हुआ, पेमेंट एक्चुअली मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, ये वर्ड उनको चाहिए, बाय बायर टू सेलर, तो वो इंक्लूड होगा और उसके बेसिस पे ओके ये कंडीशन ऑफ सेल नहीं है और ये इंक्लूड नहीं होगा। ओके, केस इसकी थी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, याद आया तो ठीक, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट के बेस पर लिख सकते हैं। चलिए भाई, ओके समझा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट को ओके ये डिस्कशन में मजा आ रहा होगा, एमजेड एमजेड फटाफट टाइप करो, एमजेड एमजेड फटाफट टाइप करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
ठीक है, और एकदम याद करने की कोशिश मत करना, मैं आपको लिंक करके दूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हेन आर द कॉस्ट एंड सर्विसेज एज गिवन इन रूल 10 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स अंडर रूल 4। जब आप रूल 4 में, ओके, रूल 4 में आंसर मत पढ़ना, रूल 4 में वैल्यूएशन कर रहे हो तो वो सिचुएशन में रूल 10 की एडजस्टमेंट्स कब होती है? हाँ, रूल 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 क्या रूल है? ओके, चलिए बता देता हूं, आते हैं। इसको अब हमारे नोट्स में आ जाओ और कनेक्ट करो। ये स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 सिर्फ रीड नहीं करना बॉस, कुछ स्टूडेंट्स ना उनको पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है, सच कहूँ तो। क्या हो जाता है, चैप्टर हो गया, फटाफट एब्जॉर्ब कर लिया, स्पीड में देख लिया, स्पीड में एब्जॉर्ब हो गया, ओके, सेटिस्फैक्शन, सिलेबस खत्म, ओके, सिलेबस खत्म, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे आईडीटी के साथ तो इतने स्टूडेंट खेलते हैं ना, सच में बताओ खेलते हैं, क्योंकि ये सबसे आखिरी में क्लास लगाते हैं, टाइम कम होता है, उसके बाद में इस बाकी सब सब्जेक्ट में आपका टाइम निकल जाता है। अब इस सब्जेक्ट को देखने का अप्रोच होता है फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, बस। जबकि ये सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, इसको अगर आपने ध्यान दिया ना, तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि डीटी से ज़्यादा आईडीटी मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन क्या होता है, आखिरी में आपका ध्यान जाता है, फटाफट ध्यान चले जाता है, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने का ही टाइम नहीं मिलता है, और जो आप 80 ले सकते हैं वहाँ 50-55 पे अटक जाते हो, जबकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा आपको। ओके, वॉट इट में भी, पर कोशिश इसको इग्नोर मत करो यार, एटलीस्ट रिजनेबल टाइम तो भी देना आपने इसको। चलिए, अब वापस आ जाता हूँ रूल 10 पे। रूल 10 अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे? आपने रेगुलर बुक ओपन करो, रेगुलर बुक ओपन करने के बाद आप आ जाइए, ओके, रूल 4 पे। पहले तो रूल 4 में, क्योंकि वैल्यूएशन, रूल 4 पढ़ो, रूल 4 क्या कहता है। अगर आप रूल 4 पढ़ते हो तो रूल 4 में कहा गया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स लिया जाएगा। अब रूल 4 के पहले मैंने एक चार्ट बना के दिया था आपको, और वो चार्ट बना के दिया था कि यहाँ पे अगर सेल प्राइस, देखो वो चार्ट रूल 4 के पहले एक छोटा सा चार्ट बाय हैंड रिटन मैंने दिया था, जब ओके हम एंटर होने वाले थे रूल 4 में, रूल 3 के बाद। उसमें मैंने आपको ये लिखा दिया था कि यहाँ पे अगर आपकी टीवी एक्सेप्ट होती है, दिखा सबको, सबको दिखा होगा तो डी टाइप करो। अगर आपकी टीवी एक्सेप्ट होती है तो उसमें 10 की एडजस्टमेंट हो। अगर आपकी टीवी एक्सेप्ट नहीं होती है या टीवी नहीं है तो फिर वैल्यूएशन स्ट्रिक्टली रूल 4 से लेके 9 तक होगा, और उसमें रूल 10 की एडजस्टमेंट नहीं होगी। ओके, आपको जो आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स की वैल्यू दिखी वही आपको लेना है, ठीक है। चलिए, दिखा आपको, मतलब पहला थॉट तो हर चीज मैंने नोट्स में कवर किया। पहला थॉट तो ये है कि भाई रूल 10 की एडजस्टमेंट नहीं होगी, वैसे तो नहीं होगी, पर अब आ जाओ रूल 4-5 में। रूल 4-5 में लास्ट वाला पॉइंट देखो, ओके, लास्ट वाला पॉइंट देखो भाई साहब, मेरे नोट्स का पेज नंबर भी मेरे को याद रहता है, अभी तो ठीक है पेज नंबर बदल गए, अदरवाइज मेरा इतना जबरदस्त होल्ड है कि मेरे को पेज नंबर और कौन सी चीज कहाँ लिखे वो याद रहता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट अगर ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाते वक्त मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ाऊँ ऐसा अगर आपका कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन होगा तो गलत है चलो, जहां तक देखा जाए तो वो लास्ट वाला अगर आप पॉइंट देखोगे तो वहां ये लिखा हुआ है कि रूल लास्ट बट वन वाला, ओके, लास्ट बट वन वाला एक पॉइंट है कि रूल 10(2) की एडजस्टमेंट उसमें अलाउड है। तो रूल 10(2) की एडजस्टमेंट अगर उसमें, वो दिखा है क्या रूल? ओके, रूल 10(2) की एडजस्टमेंट अलाउड है, रूल 10(2) की एडजस्टमेंट अलाउड है। ओके, अगर देखो तो रूल 4 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स लिया जाएगा। ओके, टेक इनटू अकाउंट डिफरेंस एट्रीब्यूटेबल टू कमर्शियल लेवल एंड क्वांटिटी लेवल। ओके, तो ये दूसरा यहाँ पे, इफ कॉस्ट एंड चार्जेस रेफर इन रूल 10(2) आर इंक्लूडेड इन 10(2) की एडजस्टमेंट, ओके, अगर डिफरेंस इन कॉस्ट होगा या चार्जेस हो गए तो ये अलाउड। ये लाइन आपको लर्न करनी है, ओके, ये लाइन आपको लर्न करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लाइन आपको लर्न करनी है। और उसके बाद में कि भाई 10(2) की एडजस्टमेंट अलाउड है, देयरफॉर इफ वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स डज नॉट इंक्लूड सर्टेन स्पेसिफिक कॉस्ट और चार्जेस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स, दे आर इंक्लूडेड इन रूल 10। ओके, मतलब 10(2) की एडजस्टमेंट आइडेंटिकल गुड्स में आप कर सकते हो, डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट होगा, डिफरेंस इन डिस्टेंस होगा तो आप उतनी एडजस्टमेंट कर सकते हो। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आया समझ में आपके? यस और नो? चलिए, हाँ हाँ, इस पे आ जाओ। कावेरी एंटरप्राइजेस इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम इटली, इटली से आया भाई,
on the basis of certain information obtained through computer printouts from custom house department alleged that during the period in question large number of consignment of such goods were imported at much higher price than the price declared by Kaveri Enterprises. भाई डिपार्टमेंट कह रहा है देख भाई कावेरी एंटरप्राइजेस तूने जो प्राइस पे लाया ना उससे तूने जो प्राइस पे लाया और अदर कंसाइनमेंट हाई प्राइजेस पे आ रही है. Therefore, department valued such goods on the basis of transaction value of identical goods under Rule 4. डिपार्टमेंट ने भाई बस इतना बोला कि दूसरे गुड्स हायर प्राइजेस पे आ रहे हैं, दूसरे गुड्स हायर प्राइजेस पे आ रहे हैं, तो हम तेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और डिपार्टमेंट ने रूल 4 में वैल्यूएशन कर लिया आइडेंटिकल गुड्स के बेस पे. नेक्स्ट, एंड डिमांडेड डिफरेंशियल ड्यूटी अलॉन्ग विथ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम कावेरी एंटरप्राइजेस. भाई ओके उसने सेल्फ असेसमेंट में रीवेरिफिकेशन कर लिया और वेरीफाई करके उसका रीअसेसमेंट कर लिया और रीअसेसमेंट करके कहा कि भाई तुझे ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और तूने गलत वैल्यू डिक्लेयर किया इसलिए उसका पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगेगा. However, department did not provide this printout to Kaveri Enterprises. ओके और जो भी ग्राउंड्स लिए वो ग्राउंड्स के भाई क्यों हायर प्राइजेस है क्या है कोई भी ओके डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया ओके यहाँ इंपोर्टर को कि क्यों रिजेक्ट हुआ. हाउएवर Kaveri Enterprises contended that department's demand was without any basis in law, without legally admissible evidence and opposed to principle of natural justice as computer printouts which form the basis of such demand has not been supplied to them. कावेरी ने कहा कि हमको तो कुछ बताया ही नहीं और हमको कुछ न बताते हुए ओके यहाँ पे जो भी खुद ही असेसमेंट कर लिया. ठीक है. Resultantly, they had no means of knowing as to whether any imports of comparable nature were made at relevant point of time. हमको पता ही नहीं कि भाई अदर इंपोर्टर हाई प्राइस पे हो रहे हैं. You are required to examine the contention of Kaveri Enterprises with the help of decided case law. चलो जाने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा बाद में देखेंगे. पहले ओके अगर हम जज होते तो हम क्या करते. ओके ऐसी केस आती है. केस के पॉइंट ऑफ इशू आप समझे क्या. ओके कभी आप केस जाके देखो सुप्रीम कोर्ट्स की हियरिंग मैंने बहुत बार देखी है मुंबई में जाके. ओके और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है तो यू मस्ट बी एडवोकेट. मैं एडवोकेट नहीं हूँ ओके इसलिए मैं कमिश्नर अपील लेवल तक ही यहाँ पे लड़ा हूँ. लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम ने हाई कोर्ट में बहुत सी बार ऐसा है. मैंने हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है मुंबई में. तो अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ आपका वो पहले तो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इशू. पॉइंट ऑफ इशू कावेरी एंटरप्राइजेस का क्या है. कावेरी एंटरप्राइजेस का पॉइंट ऑफ इशू ये है कि जो यहाँ पे सुनना ओके ये है कि भाई हमको कोई डेटा ही नहीं दिया गया. ओके डेटा ही नहीं दिया गया तो वो सिचुएशन में ये जो कंपेरेबल प्राइस पे असेसमेंट हुआ सही नहीं है. चलिए आते हैं. पहला पॉइंट रूल 4 में वैल्यूएशन तभी हो सकता है जब रूल 3.2 की कंडीशन नहीं फुलफिल हुई या फिर रूल 3.2 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई या फिर ओके रूल 12 में रिजेक्शन हो गया. रूल 12 में रिजेक्शन हो गया तो ही ओके हम रूल 4 में जा सकते हैं. ठीक है डन. अब आगे का डिस्कशन मैं करता हूँ. अब आ जाओ आप रूल 11 पे आ जाओ सभी. रूल 11 पे रूल 11 और 12 पे रूल 11 और 12 पे. और रूल 11 कहता है कि ये इंपोर्टर की जिम्मेदारी है. ओके ये इंपोर्टर की जिम्मेदारी है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. उसके बाद में रूल 12 में अगर मेरी वैल्यू रिजेक्ट हो रही है 3.2 में तो रिजेक्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि 3.2 में रिस्ट्रिक्शन कंडीशन ऐसे तो था नहीं. बंदे ने सिर्फ ओके मार्केट प्राइस दूसरी ज़्यादा हो रही है इसलिए रिजेक्ट कर दिया. रूल 12 में रीजन टू डाउट अबाउट ट्रूथ और एक्यूरेसी होगा. मतलब क्या कि अगर मेरी वैल्यू ट्रू नहीं है करेक्ट नहीं है और उसके रीजन टू डाउट हो गया तो रिजेक्ट कर भाई. सिर्फ कंपेरेबल गुड्स जो है हायर प्राइस पे आ रहे हैं उसके बेस पे रिजेक्शन हो रहा है. ओके तो पहली बात रूल 12 में रीजन टू डाउट चाहिए अबाउट ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ वैल्यू डिक्लेयर. उसके लिए और वो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा और इंफॉर्मेशन मांगने के बाद प्रोवाइड नहीं हुई तो रिजेक्शन होगा. उसमें सब रूल 2 देखो क्या कहता है. द प्रॉपर ऑफिसर शैल इंटीमेट द इंपोर्टर इन राइटिंग. ओके 12.2 का सब रूल 2 देखो. Proper officer shall intimate the importer in writing the grounds of doubting the truth or accuracy of value, okay, and provide a reasonable opportunity of being heard, okay, before taking a final decision. अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके तो इन शॉर्ट ये केस में यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कावेरी एंटरप्राइजेस को कोई इंटीमेशन इन राइटिंग नहीं दिया और कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया. इसके वजह से ओके जहाँ तक है कावेरी एंटरप्राइजेस का कंटेंशन बिल्कुल सही हो जाता है. ओके और ये गीरा एंटरप्राइजेस में ऑब्जर्व किया था.
Supreme Court observed that since revenue did not supply copy of computer printouts, which form the basis of conclusion that appellant undervalued the imported goods. Appellant obviously could not and did not have any opportunity to demonstrate that transaction relied upon by revenue was not comparable transaction. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मियर एग्जिस्टेंस ऑफ अलिज कंप्यूटर प्रिंटआउट वाज नॉट अ प्रूफ टू एग्जिस्टेंस ऑफ कंपेरेबल इंपोर्ट. बस कुछ कंप्यूटर प्रिंटआउट मिल गई जो प्रोवाइड भी नहीं होगी. ओके और कंपेरेबल इंपोर्ट हाई प्राइस पे जस्ट एक प्रिंटआउट के बेस पे कैसे मानेंगे? Even if it is assumed that such printout did not exist, content thereof was true. Such printout must have been supplied to the applicant and they should have been reasonable opportunity to establish the import transaction. Okay. तो कंटेंशन ऑफ कावेरी एंटरप्राइजेस करेक्ट. अब देखिए बेटा पूरी केस स्टडी जो पूछी गई थी ये केस स्टडी एक ही पॉइंट पे थी और वो था रूल 12 का सब रूल 2 पे. ओके रूल 12 का सब रूल 2 पे. अब आप कहोगे कि सर फिर कस्टम्स में जो है इतना डेप्थ में हमारा तो ध्यान भी नहीं था यहाँ पे और इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा क्या? अब देखिए बेटा मैं आपको ये कहूँगा वैल्यूएशन चैप्टर तो एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना मेरे क्वेश्चन के साथ. ओके तो आपको वैल्यूएशन चैप्टर में कोई रिस्क मत छोड़ना. बाकी चैप्टर में इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछते और वैल्यूएशन चैप्टर में पूछते हैं और हमने अच्छा खासा टाइम दिया है इस चैप्टर के लिए. ओके ओके और यहाँ पे ये केस स्टडी में रेवेन्यू का मतलब ही कस्टम डिपार्टमेंट होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी वर्ड यूज करता है तो रेवेन्यू वर्ड यूज करता है. इट नथिंग बट द कस्टम डिपार्टमेंट. डन. चलिए ओके तो ये एक अच्छा पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया. अच्छी केस स्टडी थी. अब ये जो केस स्टडी है ओके ये तो आप कर सकते हो. आपको हाईएस्ट वैल्यू लेना है ये आप कर सकते हो या आप खुद कर लो. ठीक है मैं सारे तो नहीं लूँगा जो जो इम्पोर्टेंट. और ये अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास किया हो तो ये मैंने करवाया आपसे. सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से देख लेना. रेगुलर क्लास किया हो तो मैंने ये पूरी अच्छे से केस स्टडी आपसे करवाया. एक बार प्रेजेंट करके खुद देख लेना. ठीक है. अब आप आ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर. ये तो आप पढ़ सकते हो ये थेरोटिकल इंपॉर्टेंट थे. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने अप्रोच भी थोड़े यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं. ओके जो हमने डिस्कस किए थे रेगुलर क्लास में अप्रोच वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है. एक बार मैं हाँ अप्रोच बहुत अच्छा टेबल बना के दिया आपको मैंने अप्रोच 1 और अप्रोच 2. ओके गाइडलाइन जो है हेल्प करेगा आपको इन अप्रोच 1. In case of transport, loading, unloading, handling, etc. Okay, at load port are separately identifiable. Very good. Separately identifiable. And 10 to a cost is not ascertainable. Or if goods imported by air, then 20% का लफड़ा उसमें आ रहा है. मतलब इन सिंपल वर्ड ओके आपकी वहाँ की कॉस्ट आइडेंटिफाइबल है. एक्स फैक्ट्री आप निकाल सकते हो और 20% वाला क्राइटेरिया उसके अंदर आ रहा है. ओके तो अप्रोच 1 फॉलो करो. नहीं तो नॉर्मल अप्रोच 2 से चलने दो. ठीक है. अब देखो अब इजी हो रहा है ना अप्रोच 1 और 2. इजी हो रहा तो इजी टाइप करो. इजी हो रहा है ना. तो मैं पहली बार थोड़ा दिक्कत जा रहा था पर अब आपको इजी होगा. अप्रोच 1 होगा तो आप एक्स फैक्ट्री निकाल लो. ओके और एक्स फैक्ट्री में ओके वहाँ एक्स फैक्ट्री होगा और सब एक्चुअल बेसिस पे ऐड करना है तो सिंपल है. ट्रिकी कब हो जाता है जब 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना है तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तब ट्रिकी हो जाता है 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना है. ओके अगर आपको एक्चुअल बेसिस पे ऐड करना है तो वो तो बहुत ही सिंपल है यार. एक्स फैक्ट्री उसमें सब ऐड करते जाओ बात खत्म करते जाओ. जब 20% का क्राइटेरिया हो जाता है तो ट्रिकी हो जाता है उसके अंदर. ओके तो वो वहाँ पे फिर आपको एफओबी इन सीआईएफ नहीं डायरेक्ट एक्स फैक्ट्री में 10-1 की एडजस्टमेंट उसकी भी स्टेप फिक्स है. डायरेक्ट एक्स फैक्ट्री में 10-1 की एडजस्टमेंट और बाद में फ्रेट इंश्योरेंस दैट्स ऑल. फिर उसमें एफओबी जो निकलेगी एडजस्टेड एफओबी वो आपके वर्किंग नोट में निकलेगी. वो आपके वर्किंग नोट में निकलेगी. वो आपके वर्किंग नोट में निकलेगी. तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके अप्रोच. फिर तो एफओबी अप्रोच और सीआईएफ अगर प्राइस एफओबी दिया है या सीआईएफ दिया है तो वो सिचुएशन में फिर आपको अप्रोच 2 से नॉर्मल अप्रोच से जाना पड़ेगा इवन दो देयर इज अ डबल एडिशन. ओके इवन दो देयर इज अ डबल एडिशन. चलिए अब हम यहाँ पे ओके क्वेश्चन नंबर 10 नहीं देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 ओके तो बहुत ही सिंपल है. एक्चुअल बेसिस पे आप वो सॉल्व कर सकते हो खुद ही. क्वेश्चन नंबर 10 तो और मैंने रेगुलर क्लास में तो ये आपसे सॉल्व करवा के ले लिया है. अब आ जाओ 11 पे. हाँ 11 क्वेश्चन अच्छा है.
एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्टेड वन मशीन थ्रू वेसल फ्रॉम जापान, ठीक है, कहाँ से आया, जापान से, सितंबर 20XX में आया। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर मेड अवेलेबल, पर्टिकुलर कॉस्ट अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर, हाँ वर्डिंग्स थोड़ा केयरफुल देखना, एक्सपोर्टर की कॉस्ट अप टू प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन है, मतलब एफएएस है, ओके, एफएएस कॉस्ट दी है और वो 6 लाख रुपए दी है, 6 लाख। लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, वहां के लोडिंग चार्जेस दिया हुआ है, और फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन दे दिया, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, वहां से यहाँ तक का, और पोर्ट बोला है मतलब वेसल है, ओके, पोर्ट बोला है मतलब वेसल है। अच्छा, फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट पेड, following additional amount paid by ABC Industries Limited, designing charges necessary for the such machine paid to consultancy firm in New Delhi, एक मिनट, बी केयरफुल, डिजाइनिंग चार्जेस दिए गए जो मशीन के डिजाइनिंग सप्लाई हुई, और ये चार्जेस न्यू दिल्ली में पे हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, न्यू दिल्ली में पे हुए। कमीशन पेड नॉट बीइंग अ बाइंग कमीशन टू लोकल एजेंट, ठीक है, ये ऐड होगा। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के लैंडिंग चार्जेस ऐड नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, लैंडिंग चार्जेस अप टू ऐड होते हैं, मतलब वहां के ऐड होते हैं, इंडिया के लैंडिंग चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद में एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आर नॉट असर्टेनेबल, लाइटरेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, वेरी गुड, ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है। अदर इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10%, रेट ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज 10%, IGST 12%, ignore GST compensation cess, rate of exchange 0.65, arrive at total custom duty including integrated tax payable under section 37 of custom tariff act with appropriate working notes। ये RTP में 2 बार है, एग्जाम में भी 1 बार पूछा गया है, चलो, और वो वेसल से आया है। इवन दो मैंने टाइटल में अप्रोच 1 लिखा होगा, पर भाई ओके, अप्रोच 1 एफएस प्राइस है, अप्रोच 1 है, तभी तभी ठीक है, मुझे आप आंसर देते जाओ तो इजी करते जाता हूं। मुझे ये बताओ, हम अप्रोच 1 कब फॉलो करते हैं, अप्रोच 1 हम कब फॉलो करते हैं, ये बताओ। 2 चीजें होती है कि, और वो ट्रिकी वाला अप्रोच, ट्रिकी वाला अप्रोच मतलब डायरेक्ट एक्स फैक्टरी में ऐड कर देना सीधा सीधा, तो यहां एक्स फैक्टरी प्राइस तो मुझे मिल नहीं रही, ओके, एफएस प्राइस मिल रही है, डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल करते हैं, एफएस मिल रही है, चलो एफएस भी मिल रही होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उससे एक्स फैक्टरी निकाल लूंगा। अगर मुझे वहां का ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा, अब मुझे वहां का ट्रांसपोर्टेशन तो दिया नहीं है, मुझे डायरेक्ट एफएस दिया और लोडिंग चार्जेस दिया है, ठीक है, पर वो ट्रिकी वाला अप्रोच जो है, यह जरूरत है क्या कि सीधे सीधे हम सिंपल वे में ऐड करें। ट्रिकी वाले अप्रोच में अगर आप जाते हो, ओके, तो ट्रिकी वाला अप्रोच कब आएगा पिक्चर में, ट्रिकी वाला अप्रोच पिक्चर में तब आएगा जब, ओके, कोई 20% वाला यहां पे, सुनना, जो कोई 20% वाला यहां पे उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है, मुझे प्रॉब्लम पढ़ के बताओ कि यहाँ 20% वाला कोई प्रॉब्लम आने वाला है क्या। अगर आप केयरफुली देखते हो, ओके, केयरफुली देख रहे हो, तो फ्रेट बाय पोर्ट है, अगर पोर्ट पे असर्टेनेबल है तो हम एक्चुअल बेसिस पे ही ऐड करते हैं, असर्टेनेबल है तो हम एक्चुअल बेसिस पे ही ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे वो ट्रिकी वाले अप्रोच से नहीं जाना है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल ऐड करते जाना है, सिंपल है यहाँ पे। इसलिए ओके, 2 लाइन याद कर लो, अगर एक्स फैक्ट्री मिलती है, सुनना, एक्स फैक्ट्री मिलती है और 20% का ट्रिकी आता है, नॉट असर्टेनेबल या एयर फ्रेट, तो फिर वो ट्रिकी वाला अप्रोच 1 में जाना, अदरवाइज सीधा सीधा ऐड करना पड़ेगा। और कुछ भी यहाँ ना हम एक्स फैक्ट्री निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमें वहां का ट्रांसपोर्ट नहीं दिया हुआ है, पहला प्रॉब्लम वो, और दूसरा यहाँ पे 20% का कोई ट्रिकी नहीं है, तो सवाल ही नहीं, हमें सीधा सीधा चले जाना है। दूसरी बात आपको ये कह दूं मैं यहाँ पे कि सर अगर यहाँ पे ट्रिकी वाला 20% वाला अप्रोच होता, तो अगर वो होता तो फिर आपको एक्स फैक्ट्रीज निकालने के लिए
इंफॉर्मेशन भी दी जाती, मतलब वहां का ट्रांसपोर्ट भी दिया जाता। ऐसा कभी नहीं होगा कि एफएस दे देंगे और ट्रिकी में 20% भी पूछ लेंगे, नहीं, कभी नहीं होगा, लिख लो। अगर यहाँ पे वो यहाँ ट्रिकी वाला अप्रोच लेते, मतलब 20% की नॉट असर्टेनेबल बोल देते, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस को लपड़ा ही नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अगर वो अनअसर्टेनेबल कहते तो इधर एक्स फैक्टरी निकालने के लिए डेटा भी देते आपको। मेरी बात समझे क्या? तो ऐसे केस में ओके, फ्रेट असर्टेनेबल है, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है, तो यहाँ उन्होंने एफएस दिया है, सीधा सीधा ऐड करना है। मेरा ये पॉइंट समझे क्या आप? मेरा ये पॉइंट समझे क्या? प्लीज बताओ। समझोगे तो वन टाइप करो, समझोगे तो वन टाइप करो प्लीज। ओके, एक चीज समझ लो आप कि 20% और उनको एक ओके ट्रिकी वाला अप्रोच लेना है, तो आपको दो इंफॉर्मेशन, वो दो ही केस में वो एक्स फैक्टरी निकालने के लिए डेटा देंगे आपको, ओके, जिससे एक्स फैक्टरी निकालना है आपको, और उसमें डायरेक्ट 10-1 की एडजस्टमेंट और फ्रेट ऐड कर देना है, वो ट्रिकी अप्रोच में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ सिंपल अप्रोच चलना चाहिए। सिंपल अप्रोच मतलब सीधा सीधा एक्चुअल बेसिस पे ऐड करेंगे। चलो, अब ये तो हो गया कि अब हम मतलब हमारा सीधा सीधा एफएस दिया है, लोडिंग ऐड कर देंगे, लोडिंग ऐड करने के बाद एफओबी आ जाएगी। ओके, अब एफओबी के बाद हम 10-1 की एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, 10-1 की एडजस्टमेंट करेंगे। अब 10-1 की एडजस्टमेंट में देखते हैं, ओके, डिजाइनिंग चार्जेस नेसेसरी फॉर द मशीन पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान, और ये डिजाइनिंग चार्जेस, ओके, ये डिजाइनिंग चार्जेस इन न्यू दिल्ली कैरी आउट किया है। तो अब आ जाओ आप रूल 10-1 का वो चार्ट पे, फटाफट आ जाओ रूल 10-1 के वो चार्ट पे, अब एडिशन करना है। रूल 10-1 के वो चार्ट पे अगर आप आओगे तो वो सिचुएशन में आ गए। 10-1 बी में जाओ, 10-1 बी में फ्री असिस्टेंस है, फ्री असिस्टेंस में जाओ जाओ, मैपिंग स्ट्रांग होगी आपकी, मैपिंग स्ट्रांग होगी। ये बहुत गलत मेथड है कोई भी सब्जेक्ट में कि सडनली आंसर याद करना, नहीं। ओके, एक एक चीज को लेना, हमारे नोट्स में जहां मैपिंग किए वहां जाना, फिर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। 10-1 बी में डिजाइनिंग वर्क आता है, 10-1 बी क्लॉज 4 में आ गए आप, क्लॉज 4 में 10-1 बी क्लॉज 4 में आ गए आप। क्लॉज 4 में लिखा है डेवलपमेंट वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, प्लान और स्केचेस अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया होगा तो ऐड होगा। अब ये जो डिजाइन करवाई हमने और मशीन के लिए जरूरी थी और हमने भेजी, ओके, यहां हम लिख देंगे कि वी अज्यूम दैट इज फ्रीली सप्लाइड, नोट में लिखेंगे वो दिल्ली में हुई, मतलब क्या, अंडरटेकन इन इन इंडिया हुई, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। समझे क्या? समझोगे ये पॉइंट? समझोगे तो यहाँ डी टाइप करो और डी टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट, कमीशन पेड, खुद कह दिया कि बाइंग कमीशन नहीं है, लोकल एजेंट को दिया गया, ये ऐड होगा। ओके, 10-1 में ऐड होगा, ये तो आपके लिए सिंपल है। उसके बाद में नेक्स्ट, एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये ऐड नहीं होगा। सर ये कहाँ लिखा है? जाओ रूल 10-2 में जाओ, रूल 10-2 में जाओ, फटाफट ओपन करो वहां पेज। आ गए सब रूल 10-2 में? 10-2 में आ गए सभी? वेरी गुड। अब 10-2 में वहां आने के बाद 10-2 में वहां आने के बाद नीचे एक सर्कुलर दिया है, पढ़ो वो सर्कुलर। मैं आपको टाइम देता हूँ, वो सर्कुलर पढ़ो, मुझे ये एक्सप्लेन करना है, वो सर्कुलर पढ़ो क्या दिया है। पढ़ा सभी ने? सर्कुलर पढ़ा क्या सभी ने? वेरी गुड। अगर आपने वो सर्कुलर पढ़ा होगा, नीचे क्या लिखा है वहां पे? सर्कुलर ने ये क्लियर कहा है कि ये डब्ल्यूटीओ ट्रीटी है, और डब्ल्यू ट्रीटी के हिसाब से जो 10-2 में लोडिंग अनलोडिंग के कहा है वो लोड पोर्ट के कहा है, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं कहा है, इसलिए ये ऐड नहीं होगी। वर्किंग नोट क्या आएगी? एज पर सर्कुलर लैंडिंग चार्जेस ओनली ऑफ लोड पोर्ट इज इंक्लूडेबल अंडर 10-2 है एंड नॉट एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इसलिए लैंडिंग चार्जेस इंडिया के ऐड नहीं होंगे। ये समझा क्या? समझा होगा तो एल टाइप करो, समझा होगा तो एल टाइप करो, इंडिया के ऐड नहीं होंगे। ओके, एल टाइप करो। ये थर्ड एडजस्टमेंट समझी होगी तो एल टाइप करो। चलो, उसके बाद में एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आर नॉट असर्टेनेबल, तो आपकी एडजस्टेड एफओ भी आ गई, कमीशन आपने ऐड कर दिया, कमीशन ऐड कर दिया, एडजस्टेड एफओ भी आपकी आ गई।
अब वो एडजस्टेड एफओबी जो आई उसके ऊपर 1.125% कमीशन आ जाएगा। उसके बाद में लाइटरेज चार्जेस, जाओ आप रूल 10(2) में जाओ। रूल 10(2) में 6 प्रोविजो थी, वो 6 प्रोविजो के नीचे 2 चार्जेस लिए, जाओ वहां पे। ओके ओके, 2 चार्जेस लिए और एक चार्ट भी बनाया हमने वहां, अगर आप जाओगे तो कौन से 2 चार्जेस हमने वहां पे लिए? हमने लिए डीमरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल, वो 10(2) में एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, पढ़ो उसको। और दूसरा लाइटरेज चार्जेस, यानी बार्ज, छोटी बोट यूज होती है। ओके, सेक्शन 35 याद होगा तो लाइटरेज चार्जेस मतलब बोट के चार्जेस। बहुत सारे स्टूडेंट को तो लाइटरेज याद नहीं आएगा, इसलिए तो मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। लाइटरेज चार्जेस यानी बोट चार्जेस एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड किए जाएंगे। फिर हमने एक टेबल बनवाया, ओके, एक चार्ट बनाया, वो चार्ट पढ़ो। वो चार्ट में मैंने आपको ये बताया, ओके, वो चार्ट पढ़ रहे हैं आपको? ओके, वो चार्ट में ये बताया कि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर रहे हो, तो ये भी आपको सेपरेटली 10(2)A में, यानी नीचे जो 10(2)A लिखते हो, तो 10(2)A में ये लाइटरेज चार्जेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ऐड करने पड़ेंगे एज एक्सटेंडेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 10(2)A में। हाँ, लेकिन अगर आप ये जो फ्रेट है वो 20% ले रहे होगे तो 20% में वो इंक्लूड माना जाएगा। ये बात समझी क्या? तो मेरे प्रॉब्लम में मैं ये लाइटरेज चार्जेस क्यों ऐड करूंगा? क्यों? क्योंकि मैं फ्रेट एक्चुअल पे ले रहा हूं, तो ये भी एक्चुअल पे सेपरेटली ऐड होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं फ्रेट 20% ले रहा हूं तो वो इंक्लूड माना जाएगा, वो सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होता कि यहाँ फ्रेट नॉट असर्टेनेबल होता और मैं 20% ऐड होता करता, तो फिर मैं इसको इग्नोर कर देता और नोट लिखता 20% इंक्लूड द लाइटरेज चार्जेस। वो 20% ऑल 7 एक्सपेंसेस इंक्लूड माने जाएंगे। 7 मतलब 5, 10(2)A के, और डीमरेज और लाइटरेज चार्जेस इंक्लूड माने जाएंगे। भाई साहब, ये समझा क्या? समझा होगा तो 5 टाइप करो। तो ये आपको 20,000 सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। बाकी तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, जो भी आपकी असेसिबल वैल्यू आएगी, समझा होगा तो ये 5 टाइप करो बेटा। तो बेसिक कस्टम जो भी आपकी असेसिबल वैल्यू आएगी उसके ऊपर BCD निकालो, SWS निकालो, SA37 निकालो, गिवन एक्शन रेट, नोट्स पर मार्क्स हो गए। ओके, नोट्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। ये प्रॉब्लम की सारी नोट्स देखिए, गिवन एक्शन रेट इज रेट नोटिफाइड बाय CBIC। ओके, CBIC ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, एंड दैट्स ऑल। एंड टेक आउट ऑफ मार्क 6 में से 6 पूरे मार्क्स लो। ओके, बहुत इजी है। ये हुई ना बात? ओके, ये हुई ना बात? चलिए हम्म, अब इस पे आ जाओ। Determine assessable value under custom law of an imported machine based on following information. Cost of machine is given. Very good. कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख, रिवाइज प्राइस 2 लाख और निगोशिएटेड एग्री प्राइस 1,50,000। तो नो डाउट आपको 1,50,000 ही लेना है। ओके, जो प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल, और कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है। उसके बाद में फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, हाँ वहां का फ्रेट दिया है। मतलब भाई ये एक्स फैक्ट्री है, भाई ये एक्स फैक्ट्री है, ध्यान रहे। और वहां का फ्रेट दिया एक्स फैक्ट्री है, पर एक्स फैक्ट्री इसलिए डर मत जाना, ट्रिकी में मत चले जाना। एक्स फैक्ट्री के साथ 20% वाला भी होना चाहिए। ओके, 20% वाला भी होना चाहिए। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट 20,000। फ्रेट इनकट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डेपो 60,000। लैंडिंग चार्जेस पेड एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, वहां का इंडिया का लैंडिंग चार्जेस नहीं। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, वहां का लोडिंग चार्जेस भी दिया है 5,000। ठीक है। डीमरेज चार्जेस, डीमरेज चार्जेस दिए हैं, बाइंग कमीशन दिया है, डीमरेज चार्जेस पेड एट पोर्ट दिया है, डीमरेज चार्जेस, हाँ, बाइंग कमीशन पेड बाय इंपोर्टर दिया है, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट अपॉइंटेड बाय एक्सपोर्टर दिया है, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो भी दिया है। और इंपोर्ट कैसे हुआ है? हम्म, अब देखिए यहाँ पे फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट दिया हुआ है, और फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब
हमारे पोर्ट से आईसीडी तक के फ्रेट दिए। भाई साहब ये सब ठीक है, पर इंटरनेशनल वॉयज का फ्रेट कहाँ दिया है? लैंडिंग चार्जेस, ये तो ठीक है, ये तो आईसीडी के चार्जेस दिए, इंडिया के लैंडिंग चार्जेस दिए, वहाँ का फ्रेट दिया है, फिर उसके बाद में हैंडलिंग चार्जेस वहाँ का दिया है, और इंटरनेशनल वॉयज का फ्रेट ही नहीं दिया है। मतलब फ्रेट इज़ नॉट असर्टेनेबल, फ्रेट इज़ नॉट असर्टेनेबल। ये पॉइंट समझा क्या? ये पॉइंट समझा होगा तो यस कहो। वेसल से भी आया होगा, लेकिन जो दो फ्रेट दिए सिर्फ आपको कंफ्यूज किया। एक फ्रेट वहाँ का दिया है, एक फ्रेट इंडिया के आईसीडी का दिया है। ओके, पर इंटरनेशनल वॉयज का फ्रेट ही नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं दिया है। ये पॉइंट समझा होगा तो वाई टाइप करो। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का फ्रेट उन्होंने नहीं दिया है तो अब क्या करें? ओके, क्या करें? तो अब ऐसे केस में नॉट असर्टेनेबल। भाई साहब नॉट असर्टेनेबल आ गया, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस आ गई। ओके, एक्स फैक्ट्री प्राइस आ गई। नॉट असर्टेनेबल मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस आ गई, यस और नो। और उसके बाद ये भी आ गया। ओके, नॉट असर्टेनेबल भी आ गया, मतलब हम ट्रिकी अप्रोच में जाएंगे। अब ट्रिकी अप्रोच में कुछ नहीं करना है आपको, एक्स फैक्ट्री लेना है। ट्रिकी अप्रोच में एक्स फैक्ट्री लेना है जो भी रहेगी, 10-1 की एडजस्टमेंट करना है डायरेक्ट। यहाँ पे ये जो आ जाएगी आपकी सीआईएफ आ जाएगी, इसमें फ्रेट ऐड करना है, फ्रेट ऐड करना है और इंश्योरेंस ऐड करना है, दैट्स ऑल। फ्रेट 20% और इंश्योरेंस, बस खत्म। और जो भी अटैक करना है एक्स फैक्ट्री पे करना है, यहाँ ना कोई एफओ भी दिखेगा। ओके, और ये ऐड करने के बाद उसको सीआईएफ को या उसको जस्ट वैल्यू कह दो। ओके, वैल्यू कर दो, फ्रेट ऐड कर दो, इंश्योरेंस ऐड कर दो, आपका आ गया। तो अब ऐसे केस में एक्स फैक्ट्री यानी कॉस्ट ऑफ मशीन नेगोशिएटेड प्राइस पे मैंने अटैक कर दिया। ओके, 10-1 की एडजस्टमेंट कर दी, कमीशन ही ऐड होगा। ओके, बाकी कोई ऐड नहीं होगा क्या सर? बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता है। ओके, लोकल एजेंट का कमीशन हम ऐड करेंगे। अब डीमरेज चार्जेस का क्या होगा बताता हूँ। वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉट पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल है। तो 10-1 की एक ही एडजस्टमेंट होगी, कमीशन। अब प्रेजेंट करते वक्त आपको अगर तीनों करके नील लिखना है तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मतलब क्या, आप लिखो कि बाइंग कमीशन नील, उसका रिमार्क, उसकी नोट। ओके, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नील, उसका रिमार्क, उसकी नोट। तो प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपके पॉइंट मिस नहीं होंगे और आपका पेपर चेकर सब देखेगा कि हाँ तुम लिख रहे हो और नील कर रहे हो उसको, और रीजन भी दे रहे हो कि क्यों नहीं ऐड होगा। वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो अगर आपको वो अप्रोच से जाना है तो। दूसरी बात आपको एक बात कह दूं यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ मशीन 1,50,000 जो है यहाँ पे दिया गया, 10-1 की एडजस्टमेंट हो गई, और 10-1 की एडजस्टमेंट के बाद डायरेक्ट फ्रेट पे आ जाओ। अब फ्रेट 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। अब आपकी एडजस्टेड एफओबी कितना हुआ? 1,50,000। ओके, प्लस 1,000 इंटू 20%, यानी कुछ यहाँ टोटल मिस्टेक हो गई है। कमीशन जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट। नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 30,200 आना चाहिए, टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो गई। बराबर ना, 30,200 आना चाहिए ना। हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ। हाँ बराबर है, बराबर है। आपको एडजस्टेड एफओ भी वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी, मैं वो पॉइंट ही रह गया। एडजस्टेड एफओ भी आपको, अब ये एडजस्टेड एफओ भी आपको वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। सॉरी, मैं मेरे से गलती होगी। वर्किंग नोट से, देखो मैं भी गलती कर दिया। ओके, तो वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी, और वर्किंग नोट में जब आप एडजस्टेड एफओ भी निकालोगे
ओके, वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी आप यहाँ पे ओके 1,50,000, ओके एडजस्टेड एफओबी, तो निगोशिएटेड प्राइस 1,50,000 प्लस ओके प्लस वहां का 20,000, क्योंकि एफओबी निकालने के लिए तो वहां का मेन प्रॉब्लम है, ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए नहीं ले रहे हैं। ओके वहां आप वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी निकाल रहे हो, वहां का 20,000 प्लस यहाँ पे 5,000 प्लस 5,000 वो आपका आ जाएगा एफओबी प्लस 1,000 रुपये आप 10-1 एडजस्ट करोगे वर्किंग नोट में 176 इंटू 20%। हाँ वही तो गलत कैसे होगी? ओके तो ये वर्किंग नोट में जाएगा आपका, वर्किंग नोट में नीचे निकाला होगा, तो ये आ गया इंश्योरेंस आपका 1.15% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, और एडजस्टेड एफओबी आपकी वर्किंग नोट में निकाली हुई है। ओके तो उसका 1.125% ये आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। दूसरा, आप डीमरेज चार्जेस आप ऐड नहीं करोगे इसमें। क्यों नहीं करोगे डीमरेज चार्जेस? जाओ रूल 10(2) के 6 प्रोविजो के बाद डीमरेज चार्जेस पे आओ। इसके 2 रीजन है। एक कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये चार्टर्ड वेसल का नहीं है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये चार्टर्ड वेसल का नहीं है तो ऐड नहीं होगा। और चलो अगर ये चार्टर्ड वेसल होगा भी तभी जब हम 20% ऐड कर रहे हैं तो वो 20% में डीमरेज इंक्लूड माना जाएगा। अगर हम इसको चार्टर्ड वेसल भी एज्यूम करें तो वो 20% में इंक्लूड मान लिया जाएगा, 20% में इंक्लूड मान लिया जाएगा। ये समझा क्या? ओके डीमरेज वाला पॉइंट समझा क्या बेटा? डीमरेज वाला पॉइंट समझा होगा तो 6 टाइप करो, बाकी तो क्लियर है आपको। और लैंडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो तो ऐड होते नहीं है, ये सीबीआईसी सर्कुलर हमने देख लिया। ठीक है, पहली बात, अगर इसको हम नॉर्मल वेसल ले, चार्टर्ड वेसल ना ले तो फिर तो ऐड होगा ही नहीं। और चलो अगर इसको चार्टर्ड वेसल भी मान ले तभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि चार्टर्ड वेसल अच्छा मैं ये कहता हूं कि चार्टर्ड वेसल क्यों नहीं क्यों माना जा सकता है? क्योंकि अगर फ्रेट नहीं दिया मतलब हमारा प्राइवेट वेसल हो सकता है, क्योंकि फ्रेट नहीं दिया प्रॉब्लम में तो हमारा प्राइवेट वेसल हो सकता है, इसलिए चार्टर्ड वेसल मानना भी सही बात है, क्योंकि फ्रेट ही नहीं है, फ्रेट ही नहीं है। अगर चार्टर्ड वेसल मान ले तो भी वो ऐड नहीं होगा क्योंकि 20% में इंक्लूडेड है। ओके ये पॉइंट समझा गया? ओके बड़ा ट्रिकी पॉइंट था कि फ्रेट नहीं दिया तो ये प्रिज्यूम कर सकते हैं आप कि आपका प्राइवेट वेसल है। देन चलो वेरी गुड। अब आ जाइए आप 14 पे। ठीक है, हाँ एक बात आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ 20% नहीं नॉर्मल अप्रोच होता और फ्रेट दिया होता, ओके नॉर्मल अप्रोच होता तो फिर फ्रेट दिया ही होता क्योंकि 20% है। और चलो नॉर्मल अप्रोच होता है, एफओबी होता और फ्रेट दिया होता तो ठीक है, फ्रेट नहीं दिया होता तो आप ये अजम्पशन ले सकते थे, ओके ये अजम्पशन ले सकते थे कि भाई ये चार्टर्ड वेसल है, फ्रेट नहीं दिया इसलिए चार्टर्ड वेसल है। तो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब 14 पे आ जाओ। 14 में कुछ डिफिकल्टी है क्या? अब मैं प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे ना तो अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई नई एडजस्टमेंट देखी तो ठीक है। और जो मैं कहूँगा लिख के देखो, मतलब लिख के देखो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13 लिख के देखो। 12 और 13 कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, चार्जेस पेड फॉर कैनलाइजिंग एजेंट दिया है, यहाँ कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, चार्जेस जो है एजेंट को कैनलाइजिंग एजेंट को ऐड हो गए, एयर फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस चार्जेस दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी दिया है, बिल ऑफ एंट्री की डेट अलग अलग दी गई है और डेट ऑफ अराइवल दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल बाय डिटॉक्स ऑन अबव इंपोर्ट। अब देखो ये प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो यहाँ कॉस्ट ऑफ मशीन, अब आपके दिमाग में क्या बचा कि कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब भाई एक्स फैक्ट्री प्राइस है? नहीं, कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ साथ अगर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, वहाँ का आपको लोडिंग चार्जेस दिया जाए तो फिर आप एक्स फैक्ट्री एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है और बाकी उन्होंने वहाँ का लोडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसको आप एफओबी प्रिज्यूम करो। सर अब हमें थोड़ा दिक्कत जा रहा है, नहीं वो है ऐसा क्योंकि अब प्रॉब्लम एग्जाम के है और कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना जरूरी है।
क्योंकि यहाँ जब वहाँ के लोडिंग नहीं दिया है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसे केस में यहाँ कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब एफओबी। इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड, इसमें ये प्राइस में आप 10-1 के एडजस्टमेंट कर लो। ठीक है, बाकी तो 10-1 की एडजस्टमेंट है। एयर फ्रेट है, एक्चुअल है 20% ऑफ एफओबी विच इज लोअर। और चलो इसको अगर हम एक्स फैक्ट्री भी एज्यूम करें तो डायरेक्ट फ्रेट ऐड हो जाता है उसके अंदर। ओके, अगर एक्स फैक्ट्री भी एज्यूम कर ले कोई दिक्कत नहीं, एक्स फैक्ट्री भी उसको अगर एज्यूम कर ले तो डायरेक्ट फ्रेट ही ऐड करना है, क्योंकि एयर है मतलब एक्चुअल या 20% ऑफ एफओबी है। तो पर उसको एफओबी एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, तो एफओबी एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम उसके बेस पर सॉल्व किया है। एक्चुअल या 20% ऑफ एफओबी विच इज लोअर, एडजस्टेड एफओबी विच इज लोअर। ओके, तो वहाँ के चार्जेस नहीं दिए हुए हैं तो आपको इसको एफओबी एज्यूम करना पड़ेगा। डन। भाई साहब, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा आपको डर लग सकता है कि सर हम कैसे एज्यूम करें, ये कॉन्टेक्स्ट में ही एज्यूम करना पड़ेगा। डन। और बेटा यहाँ डबल ऐड होगा अप्रोच टू में, प्लीज मुझे मत, अप्रोच टू में डबल एडिशन है है बस। ओके है, वो दूसरा उसमें ऑप्शन नहीं है। तो आपने आपको मना लो यार, क्योंकि तुम नहीं निकाल सकते एक्स फैक्ट्री। ठीक है, के बाद में अब देखता हूँ कि कौन सा और अच्छा क्वेश्चन है और फिर हम उसको ले लेते हैं। 17 नंबर तो आप सॉल्व कर आ जाओ, आप 17 में आ जाओ। 17 तो आप सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल। 17 में कोई ऐसी स्पेशल एडजस्टमेंट, सॉरी 15 पे आ जाते हैं। 15 पे 15 पे आ जाओ। 15 में एफ ओ बी ओके, फ्रेट बाय एयर है, लाइसेंस फीस बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइसेंस फीस दी है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कंडीशन ऑफ सेल है। ओके, कंडीशन ऑफ सेल है, एज्यूम करना पड़ेगा। बाइंग कमीशन ठीक है, तो ऐड नहीं होगा। डेट ऑफ फाइलिंग, बिल ऑफ एंट्री, रेट दिए हुए हैं, ये भी दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल नॉट अवेलेबल, इसमें कोई खास बात तो नहीं। लाइसेंस फीस रिलेटेड टू इम्पोर्टेड गुड्स वो ऐड किया जाएगा। 16 ले लेते हैं। इनमें ये मैंने सॉल्व करवाया है 16 क्वेश्चन। ये मैंने वो बैकवर्ड अप्रोच से सी आई एफ से एफ ओ बी निकाला गया और इसमें एयर फ्रेट है। अगर आपको याद होगा तो सी आई एफ से एफ ओ बी निकाला गया और उसमें एयर फ्रेट है। बाकी इसमें यहाँ पे और कुछ स्पेशल तो नहीं है। ओके, 17 देख लेते हैं, सी आई एफ अप्रोच। ये आईसीडी चार्जेस ऐड नहीं होते बेटा। अगर आप 10-2 के नीचे देखोगे तो आईसीडी चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। दिया है, वैल्यू दिया है, फ्रेट इनकट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डेपो, यानी आईसीडी चार्जेस, और आईसीडी चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये भी ऐड नहीं होंगे, ये भी ऐड नहीं होंगे। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंट फर्म इन मुंबई नहीं ऐड होंगे क्योंकि अंडरटेकन इन इंडिया है। और डायरेक्ट अब सी दे दिया है और बाकी 10 की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सी पे ही असेसमेंट हो जाएगा आपका। आपकी डायरेक्ट सी दिया है, सी पे ही पूरा असेसमेंट कर लिया जाएगा। ओके, ठीक है, इसमें भी कोई खास ये 18 18 18 मैंने आपसे सॉल्व करवाया, आपको याद होगा तो। ओके, जो कंप्यूटेड वैल्यू अप्रोच है ये मैंने आपसे सॉल्व करवाया है जब मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा था। तो कंप्यूटेड वैल्यू में जो जो फैब्रिकेशन चार्जेस वो सब आपको ऐड करने हैं, ये मैंने सॉल्व करवा लिया है आपसे। उसमें दोनों अप्रोच से बताया, अप्रोच 1 से भी जा सकते हैं और अप्रोच 2 से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 19 में एफ दिया हुआ है,
ये मैं 19 ले रहा हूँ यहाँ पे, ये 19 में ले, जस्ट मिनट। देखो 19 क्या, Messrs AMTL Limited Kolkata imported CNC grinding machine from Catalyst INC USA, complete with accessories and spares in October 20XX, complete with accessory and spares के साथ लाया, for use in manufacture of high precision micro tools. Basic cost of machine with accessories $, FOB 50,000. Catalyst INC supplied one extra set of SS value 2,000 free of cost to cover the transit damage. ठीक है, supplied one extra set of accessories valued US extra set of accessories और valued $, 2000 है, और वो extra set of accessories यहाँ पे उसमें इंक्लूडेड है। अब ख्याल रहे, उन्होंने जो सेट लाया कंप्लीट विथ एसेसरीज एंड स्पेयर्स लाया है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे 50,000 दी गई है। अब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूएसए, ठीक है, ये ऐड हो गए, लाइसेंस फीस ये ऐड होगा, वैल्यू ऑफ ड्राइंग सप्लाइड बाय ATML कोलकाता फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नेसेसरी फॉर कस्टमाइजिंग मशीन टू द नीड ऑफ AMTL लिमिटेड कोलकाता, ठीक है, फ्रेड बाय एयर है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, बिल ऑफ एंट्री की डेट्स दी हुई है, अराइवल दी हुई है, मशीन इंश्योर्ड बट इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट अवेलेबल, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है, फ्रॉम अबव पर्टिकुलर्स कंप्यूट असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल, मेक सुटेबल assumption where required, वर्किंग नोट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन नीड टू बी शोन। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सेक्शन 19 में आऊँगा, आ जाओ अब आपके नोट्स में सेक्शन 19 में आखिरी में, ओके सेक्शन 19 में आखिरी में आ जाओ, आगे आप सभी, अगर आप सेक्शन 19 में आते हो तो वो केस में देखिए, अब जो यहाँ पे एसेसरीज कंडीशन रूल्स एक चार्ट हमने बनाया था, एसेसरीज कंडीशन रूल के चार्ट में हमने ये देखा था कि कंपलसरी एसेसरीज होगी, ओके तो कंप्लीट विद एसेसरीज एंड स्पेयर कंपलसरी एसेसरीज होगी और उसकी प्राइस सेपरेटली चार्ज नहीं होगी, तो फिर ओके जो आपकी कंपलसरी एसेसरीज है तो मेन आर्टिकल का रेट उसको लग जाएगा। फिर हमने एक नीचे प्रॉब्लम सॉल्व किया, देखो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, नीचे जो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया वो प्रॉब्लम अगर आप देखते हो तो उस प्रॉब्लम में ध्यान से सुनना, उस प्रॉब्लम में मैंने जो है कंपलसरी एसेसरीज थी पर प्राइस सेपरेट थी, इसलिए मैंने उन दोनों का सेपरेट असेसमेंट किया। अब ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया, और जो एग्जाम में पूछा गया तो एग्जाम में इन्होंने ये एजम्पशन पे सॉल्व किया, सुनना, एग्जाम में इन्होंने ये एजम्पशन पे सॉल्व किया कि जब हमने कंप्लीट एसेसरीज कह दिया और उन्होंने कहा है मेक सुटेबल एजम्पशन, आपको जो सुटेबल लगता है वो एजम्पशन आप लो, तो इन्होंने ये एज्यूम किया कि ओके अगर कंप्लीट सेट है तो 50,000 इंक्लूड्स एसेसरी कॉस्ट, ओके इसलिए ये प्राइस सेपरेट नहीं है, 50,000 इंक्लूड्स एसेसरीज कॉस्ट, इसलिए यहाँ पे ओके मेन आर्टिकल में ही सब असेसमेंट होगा। अब मेन आर्टिकल में सब असेसमेंट होगा मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कि आपकी FOB 50,000 ली जाएगी और उस FOB में एसेसरी कॉस्ट ऐड नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि कंप्लीट जो आपकी FOB दी गई है विथ एसेसरीज अज्यूम किया है, ये जैसे सजेस्टेड में आंसर दिया वैसे मैंने लिया है, विथ एसेसरीज सॉल्व किया 50,000। आप ये अजम्पशन ले सकते हो कि भाई कंप्लीट एसेसरीज है एंड दैट 50,000 इंक्लूड्स एसेसरी कॉस्ट, इसलिए ओके पूरा एक ही इसमें होगा, मेन आर्टिकल में इसमें असेसमेंट होगा, सेपरेट नहीं होगा। लेकिन आप वहां लिख दो, आप दूसरा भी अजम्पशन ले सकते हो, ओके दूसरा एजम्पशन क्या ले सकते हो, इसलिए आपके लिए होमवर्क, अगर आप दूसरा एजम्पशन यहाँ पे ये ले रहे हो कि यहाँ ओके दिस 2000 इज सेपरेटली चार्ज एंड नॉट इंक्लूडेड इन FOB, वहां लिखो ओके अनदर एजम्पशन इफ दिस 2000 सेपरेटली चार्ज एंड नॉट इंक्लूडेड इन FOB, अगर वो एजम्पशन पे ले रहे हो तो फिर आपको 50,000 और 2000 यानी यहाँ पे 50,000 और 2000 के बाइफर्गेशन करना पड़ेगा, ओके गुड्स का अलग से असेसमेंट करना पड़ेगा, एसेसरीज का अलग से असेसमेंट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट भी उसमें डिवाइड करनी पड़ेगी।
आपको कॉस्ट भी उसमें डिवाइड करनी पड़ेगी कि जो एसेसरीज के अलग, ये फ्रेट कॉस्ट वगैरह, जो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया वैसा आपको करना पड़ेगा। जरूर करो, आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। तो वो प्रॉब्लम आप करो कि अगर आप ये एजम्पशन लेते हो कि एसेसरीज नॉट कंप्लीटली सप्लाइड, साथ में सप्लाई नहीं हुई, तो वो सिचुएशन में आप इसको अलग अलग सॉल्व करो, ओके, और अलग अलग एक्सपेंसेस ऐड करो, ओके, तो आपको वो हेल्प होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम में देखें तो यस, बाइंग कमीशन तो ऐड नहीं होगा, वारंटी कॉस्ट पेएबल to a kettle is not included in the cost of machine, warranty cost any other payment as a condition of sale, ओके, ये ऐड किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, ये भी ऐड हो गए, ओके, लाइसेंस फीस, वैल्यू ऑफ ड्राइंग, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, सप्लाई, और डॉलर में इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया है, और बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा।